नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं। उसमें चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, जिसका आज थर्ड और अंतिम पार्ट है। ठीक है, इसके 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, आज थर्ड है और अंतिम भी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपको ये वाला चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगे, बट भौतिक भूगोल पढ़ने से पहले आपको बेस बनाने के लिए ये चैप्टर पढ़ना ही होगा। इसलिए मैंने इसके 3 छोटे छोटे पार्ट बनाकर आपके सामने रखे हैं। आप इसको 1-2 बार सुन लीजिए, ताकि आपको आगे का जो भौतिक भूगोल, हमें मूल भौतिक भूगोल के सिद्धांत पढ़ने हैं, वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर लगा के फिर नेक्स्ट में आगे से भौतिक भूगोल स्टार्ट कर देंगे, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए अपने टॉपिक पर। आज हम देख रहे हैं कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है। ठीक है, मूल जो शाखाएं हैं भूगोल की वो कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भूगोल के अध्ययन को 2 प्रमुख उपागमों में बांटकर पढ़ा जाता है, यानी 2 उपागम होते हैं अध्ययन के लिए भूगोल के। ठीक है, कौन कौन से? इसमें एक तो है विषय वस्तुगत, या उसे क्रमबद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध यानी जो सामान्य भूगोल पढ़ते हैं हम, ठीक है, जो जनरल भूगोल पढ़ा जाता है विश्व स्तर पर, उसको बोलते हैं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध। ठीक है, एक के बाद एक जो भौगोलिक घटनाएं हुई है, वो क्रम से अगर हम पढ़ें तो उसको सामान्य भूगोल या क्रमबद्ध भूगोल या फिर विषय वस्तुगत भूगोल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर दूसरा जो है उपागम, वो है प्रादेशिक। ठीक है, इसके नाम से ही एकदम साफ स्पष्ट हो रहा है कि जब हम किसी क्षेत्र विशेष की बात करें, ठीक है, किसी भी क्षेत्र विशेष को मद्देनजर रखते हुए उसकी कोई भी भौगोलिक घटना, कोई भी उसका नियोजन, किसी भी उसकी जो प्रमुख उसके लक्षणों पर अगर हम चर्चा करें, उस पर हम डिस्कस करें, तो वो होता है प्रादेशिक उपागम भूगोल का। ठीक है, दोनों उपागम बता दिए हैं मैंने। अगर हम इसके फाउंडर्स की बात करें तो देखिए, सामान्य भूगोल के जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। बहुत ही प्रसिद्ध जो ज्योग्राफर हैं वो हैं ये हम्बोल्ट। ज्योग्राफी का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि इनको नहीं जानते, इनके बारे में नहीं सुना, नहीं पढ़ा। तो जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, ये इस वाली भूगोल का जो उपागम है, यानी सामान्य जो भूगोल है, इसके फाउंडर हैं। और इनका जो टाइम देखा जाए तो ये 1769 से 1769 से ये 1859 तक, ठीक है, 1769 से 1859 तक इनका टाइम पीरियड है। और इधर अगर हम बात करें प्रादेशिक उपागम की, तो इसके फाउंडर हैं कार्ल रीटर। जो दोनों ही ये जो ज्योग्राफर हैं, ये दोनों ही समकालिक हैं, यानी समान ही इनका वो जो टाइम है, टाइम पीरियड है, वो काफी लगभग समान है। बिल्कुल समान तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं वो 10 साल बड़े हैं कार्ल रीटर से। बस इतना ही डिफरेंस है, ये याद रख लीजिए। अगर 1769 में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जन्म है, तो 1779 में कार्ल रीटर का जन्मदिन है, जन्म ईयर है। कार्ल रीटर 10 साल छोटे हैं हम्बोल्ट से, और जो इनका जो लास्ट ईयर है, खत्म होने का जो ईयर है, वो दोनों का ही 1859 है। ठीक है, दोनों का ही 1859 है। ये हो गया याद आपको अच्छे से। नेक्स्ट, सामान्य जो भूगोल है वो विश्व स्तर पर अध्ययन करता है। ठीक है, विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है सामान्य भूगोल में, जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश विशेष की बात, यानी प्रादेशिक स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रारंभ में विद्वान जो है वो भौतिक भूगोल पर बल देते थे। ठीक है, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे समय के परिवर्तन से मानव को प्रकृति का आवश्यक अंग मानते हुए, हाँ,
धीरे धीरे समझ में आया लोगों को कि मानव के बिना भूगोल अधूरा है। मानव भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का। तो भौतिक भूगोल पर बल देने वाले जो लोग थे वो धीरे धीरे मानव को भी प्रकृति का आवश्यक अंग मानते हुए मानव भूगोल का विकास करते हैं। ठीक है, हो गया इतना। अब नेक्स्ट है क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं। हमने दो उपागम देखे हैं, एक क्रमबद्ध और दूसरा प्रादेशिक। ठीक है, दो उपागम देखे हैं, उनमें से जो फर्स्ट है क्रमबद्ध उपागम है उसकी बात करें तो उसके आधार पर फिर से भूगोल के कई पार्ट हैं, कई शाखाएं। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन सी शाखाएं हैं। नंबर 1 है भौतिक भूगोल, नंबर 2 मानव भूगोल, और नंबर 3 जो है, नंबर 2 पे मानव भूगोल और नंबर 3 जो है वो है जीव भूगोल। ये तीन जो भूगोल के पार्ट हैं वो शाखा है किसकी? क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की। भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल इसमें आ जाएंगे। ध्यान रखना, भू आकृति, जलवायु, जल विज्ञान, मृदा भूगोल ये सब पार्ट किसके हैं? भौतिक भूगोल के। ठीक है, जबकि अगर मानव भूगोल की बात करें तो देखिए सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है एक ही बात है, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल ये सब पार्ट है मानव भूगोल के। किसी भी मानव को, किसी क्षेत्र विशेष के मानव को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें पढ़ी जाती है, इसलिए ये मानव भूगोल के पार्ट हैं। नेक्स्ट बात करें हम जीव भूगोल की तो देखिए जीव भूगोल जो आया है वो आया है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के संश्लेषण होने से, इन दोनों के प्लस होने से कौन बना है? जीव भूगोल। ठीक है, ये सब आप जानते ही होंगे, पारिस्थितिकी पढ़ा होगा आपने, पारिस्थितिकी विज्ञान छोटी कक्षाओं से स्टार्ट हो जाता है तो वहां से आपने देखा होगा। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के प्लस होने से बनता है जीव भूगोल। जीव भूगोल के जो पार्ट हैं वो हैं, देखिए जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल और पारिस्थितिक भूगोल और पर्यावरण भूगोल, ये सब आ जाते हैं जीव भूगोल में। ठीक है, तो ये जो तीनों पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल, ये तीनों पार्ट आ जाएंगे सामान्य भूगोल में। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल की शाखाओं में ये तीनों पार्ट आ जाएंगे। और नंबर 2 पर जो है ये है प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखा। अब देखते हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पर कौन कौन सी शाखा है। तो देखिए किसी भी प्रदेश विशेष की, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष की बात करें, उसका अध्ययन करें, उसका नियोजन करें। ठीक है, वहां पर किसी भी विषय वस्तु को लेकर उस प्रदेश को नियोजित किया जाए या फिर उस प्रदेश की विकास की चर्चा, कोई योजना बनाई जाए या फिर उस प्रदेश का विश्लेषण किया जाए, तो ये सब हो जाएंगे प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा रही होंगी। तो देख लीजिए ये मेन इस चैप्टर में जो भी मुख्य याद करने योग्य बातें या समझने योग्य बातें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में लगा लेंगे हम। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर नई उमंग और नए हौसले के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।